दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे देश में राज्यसभा के अभी इलेक्शंस हुए। तीन स्टेट्स में पर्टिकुलरली हमने नोटिस किया। एक तो हिमाचल प्रदेश में, जहां पर अभी सियासत बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। यूं लग रहा है जैसे कि वहां पर सरकार गिर सकती है, कांग्रेस की जो सरकार है। बट वही चीज़ है, सिचुएशन है, किस तरीके से आगे बढ़ेगी टाइम बताएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर इलेक्शन थे, जिनमें से 10 में से 8 तो बीजेपी ले गई, 2 समाजवादी पार्टी ले गई और तीसरा कर्नाटका। तो टोटल 15 सीटों पर इलेक्शंस थे। तो पॉइंट यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं उनका प्रोसेस क्या होता है, किस मेथड पर राज्यसभा में इलेक्शंस होते हैं। एक तो हमेशा हमें ध्यान रख लेना है कि राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं ना, वो इलेक्शन का परफॉर्मेंस, वोट कहाँ पर डलते हैं, वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पड़ते हैं। क्योंकि एक्चुअल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और वो ही वोट डालते हैं राज्यसभा के जो भी मेंबर्स का आप कह सकते हो इलेक्शन होना होता है उसके लिए। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रख लेना है। दूसरी चीज, यहां पर जो इलेक्शन का मेथड यूज होता है दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दैट मीन्स यहां पर हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस मेथड से ये इलेक्शन होता है। अब ये इलेक्शन अपने आप में नाम पढ़ने से कितना डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसी को हम यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं डिटेल में, और समझेंगे कि किस तरीके से राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और साथ में इसमें इलेक्शंस के क्या असर है, क्या मायने रहते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि जो राज्यसभा में इलेक्शंस होते हैं ना, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के संबंध में आप देखोगे कि जो तरीका होता है वोट डालने का, वो वोट डालने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरह नहीं। यहाँ पर ओपन बैलेट होता है। यहाँ पर कागज़ दिया जाता है, उस कागज़ के ऊपर जितने भी MLAs हैं वो अपनी प्रेफरेंस फिक्स करते हैं, और वो प्रेफरेंस फिक्स करते हैं और उस बैलेट को फिर ले जा करके डाल देते हैं डब्बे में। और ओपन बैलेट होता है। ओपन बैलेट का मतलब वो आराम से अपनी प्रेफरेंस दिखा सकते हैं किसी को भी कि देखो मैंने किसको प्रायोरिटी दी है। और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक तरीके से उन मेंबर्स के खिलाफ में एक्शन नहीं ले सकती, वो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं किसको नहीं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो कई बार बातचीत हो जाती है, जैसे कांग्रेस ने बोला कि हाँ जी, 10 शेड्यूल के आधार पर हम तो इनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में हमारे साथ में दगा किया है। बट वही चीज़ है कि यहाँ पर ओपन बैलेट सिस्टम है। ओपन बैलेट का मतलब है पेपर एकदम खुला, वोट एकदम खुला करके दिया जाता है। इसके पीछे एक कारण है सबसे बड़ा, इसमें ये कारण ये मेन आता है कि जिसको भी आप वोट दे रहे हो ना, तो वहां पर पार्टी पॉलिटिक्स पे मत करो। क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर राज्यसभा में जो लोग भी जाएंगे तो वो राज्यों के इंटरेस्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाले हैं। तो वहां पर राज्य में जो MLA हैं उनके द्वारा जो वोट दिया जा रहा है उसके लिए उनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करने के लिए ओपन बैलेट सिस्टम है वो मोर और लेस फॉलो किया जाता है। वीडियो में और डिटेल में हम जानेंगे इन चीज़ों को। बट यस, स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है। CTR मॉडल बेस्ड हमारे UPSC और स्टेट PSC फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इनकी तैयारी एक साथ कराई जाती है। दोनों मीडियम्स में आपके पास अवेलेबल है ये क्लासेज, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। ठीक है, CTR मतलब हो गया आपका क्लास टेस्ट रिव्यू। दैट मीन्स आपको 1-to-1 काउंसलिंग प्रॉपरली दी जाएगी। साथ में आप ये जो ज्वाइनिंग करोगे ये आपका ऑफलाइन प्रोसेस रहेगा, जिसमें आप मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ, पटना इन चारों सेंटर्स पे एनरोल कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी आप करना चाहें, तो आप 9920613613 पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पूरी आपकी जो क्वेरी होगी उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में वीडियो को। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि राज्यसभा जो है वो हमारी पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्लियामेंट की बात करें तो दो तो हाउसेज हैं, एक तो लोकसभा, दूसरी राज्यसभा, और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट देखा जाए तो नो डाउट यहाँ पर लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट उसका भी पार्ट है, और एग्जीक्यूटिव में भी एग्जीक्यूटिव्स के हेड के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं राज्यसभा की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा की एक्चुअल में कॉम्पोजिशन क्या है। देखो, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना, वो तो देखो अलाउड है, दैट इज अराउंड 250। बट अभी करंटली राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? 245। मैक्सिमम 250 हो सकती हैं, बट अभी के टाइम पे कितने हैं? 245। और उन 245 में 12 तो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड, और रिमेनिंग 233 होता है ना, उनका होता है इलेक्शन। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि राज्यसभा में जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होकर के आते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्शन करवा करके आते हैं। और अगर मान लो कि एक बार इलेक्शन करके कोई कैंडिडेट आ गया, बट उसकी जो टेन्योर चल रही थी 6 साल वाली, उसी के दरमियान उस कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में उनकी सीट पर री इलेक्शन होंगे, या फिर कहेंगे उनको बाई इलेक्शन या बाई पोल, जिनको उपचुनाव बोल दिया जाता है।
तो उस पर्टिकुलर सीट पर मान लो 2 साल बाद में उस कैंडिडेट की डेथ हुई, तो कितना टाइम बच रहा है? 4 साल का। तो ऐसे में आप जो बाई इलेक्शन में जो भी नया कैंडिडेट इलेक्ट होकर के आएगा ना, तो वो रिमेनिंग 4 साल के लिए ही राज्यसभा का मेंबर रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ 5 साल तक चलने वाला है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी बात, राज्यसभा में कैंडिडेट्स हैं जो यहां पर इलेक्शन कितनों का हो रहा है? 233 का। इन 233 में से आप देखोगे हर 2 साल से आप मोटी मोटी बात करो, लगभग 33% सीट्स जो हैं वो इलेक्शन के लिए जाती हैं। मतलब ये हो गया कि 6 साल का जो टेन्योर है उसमें आप देखो जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनमें हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स हैं वो बदलते रहते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रोसेस चलता रहता है। कहने का मतलब, अगर अभी इलेक्शंस हो भी रहे हैं, ठीक है, 1/3 सीट्स के हिसाब से, तो राज्यसभा में नहीं करते भी अभी कितने मेंबर्स तो अभी बैठे हैं? 2/3 मेंबर्स। इसलिए राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो एक परमानेंट हाउस के तौर पे काम करता है। जैसे कि लोकसभा में आपको पता है ना, 5 साल का टेन्योर कंप्लीट होते ही, या किसी भी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है तो वहां पर फिर उनको रिजाइन करना, एक तरीके से लोकसभा डिसॉल्व करनी पड़ती है फिर प्रेसिडेंट को, कि या तो सरकार बन जाए, नहीं बने तो फिर बाद में हो सकता है दोबारा से इलेक्शन करना पड़े, या फिर 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया तो आपको लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो लोकसभा में तो परमानेंट ही सबके सब लोग ही एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, इस तरीके का प्रोसेस है। बट राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा तो परमानेंट है, बट मेंबर्स जो आते हैं वो एक बार में आया हुआ मेंबर 6 साल रुकता है। बट यस, हर 2 साल में आप 1/3 मेंबर्स को या 1/3 सीट्स के लिए इलेक्शन होते रहते हैं। इसलिए राज्यसभा मोर और लेस स्टेबल है, इसलिए परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी बोल दिया जाता है राज्यसभा को। यह आपको ध्यान रख लेना है। राज्यसभा में जो जितनी भी सीटें हैं ना, जैसे हमने 233 सीटों की बात की, तो उनका स्टेट वाइज अलोकेशन किया जाता है। सबसे पहली चीज तो नाम का भी आपको आइडिया होना चाहिए। नाम से पता पड़ रहा है राज्यसभा, और वैसे टेक्निकली देखा जाए तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है राज्यसभा को। इसका मतलब ये स्टेट्स के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। और आप देखोगे कि इनकी वोटिंग में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो जनरली कौन हुआ करते हैं, मेनली कौन हुआ करते हैं? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा है, उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके द्वारा वोटिंग की जाती है। आप देखोगे कि ये जो 233 सीटें हैं राज्यसभा की जिन पे इलेक्शन होता है, इनको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करके रखा जाता है एज पर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। जैसे कि यूपी की हम बात करें तो यूपी आपको पता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है हमारे देश में, तो यूपी को 31 सीट्स अलोकेटेड है। वही गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, तो वहां पर सिर्फ एक ही सीट अलोकेटेड रहती है। तो पॉइंट यहां पर ये आता है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सीट्स का आप अलोकेशन कर दिया करते हो। इसके अलावा देखा जाए कौन कैंडिडेट जो है वो इनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो देखो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जनरली देखा जाए तो जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, विधानसभा, उसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा ही अपने कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं। इसमें कुछ प्री कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उम्र जो है वो 30 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा पार्लियामेंट के द्वारा जो कुछ भी क्वालिफिकेशन डिफाइन की हुई है, वो अगर क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा आप देखोगे तो आप मोटी मोटी बात करें तो इलेक्शंस में जो भी फाइनल कैंडिडेट जीत करके आते हैं उन लोगों को फिर बाद में सैलरीज भी मिलती हैं, ठीक है, उनको अलाउंसेस भी मिलते हैं। सैलरी लगभग अभी 1 लाख रुपए के लगभग चल रही है मंथली बेसिस पे। और हाउसिंग और अलाउंसेस की बात करें तो अलग बेनिफिट्स उनको मिल जाया करते हैं। ड्यूरेशन की बात हमने कर ली, क्वालिफिकेशन की बात हमने कर ली, फिर हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन की। उस चीज को समझने से पहले हमें वोटिंग प्रोसेस को एक बार समझना होगा। राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट मेथड से होते हैं, और उस मेथड का नाम हमें याद रख लेना है। एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी वोटर्स होंगे ना, उनके पास में एक ही वोट होगा, बट उस वोट में वो प्रायोरिटी फिक्स करेंगे, और उस प्रायोरिटी के हिसाब से फिर बाद में इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें इलेक्शन में जितने भी सीटें हैं, एक तो सबसे पहली चीज कि नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, और दूसरा नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये डिसाइड किया जाएगा कि एक्चुअल में किसी भी कैंडिडेट को विजेता डिक्लेयर करने के लिए आप क्या क्राइटेरिया फिक्स करने वाले हो, जिसको बोलेंगे कोटा।
तो वो कैलकुलेट करने का सिंपल प्रोसेस होता है कि नंबर ऑफ एमएलए जो वोट डालने वाले हैं, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट है ये, ठीक है। तो वहां पर आपके इलेक्टेड जो एमएलए होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप क्या देखते हो यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ वोट आपको पहले कैलकुलेट करनी है। वैल्यू ऑफ वोट का मतलब हो गया कि जितने भी वोटर्स हैं, ठीक है, जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश का एक केस ले लेते हैं या उत्तर प्रदेश का ले लो, उत्तर प्रदेश में हमारे पास में 403 एमएलएज हैं, तो उनको आप एक एक वोटर को 100 वैल्यू दे दो, तो इसका मतलब 403 गुना 100। फिर आपको डिवाइड करना है कि कितनी वैकेंसीज है। वैकेंसीज कितनी बताइए, अभी शुरू में बताया था 10, तो 10 वैकेंसीज प्लस आपके पास में एक और ऐड कर देना है। ये कैलकुलेशन होगी। इसमें फिर ओवरऑल में +1 और कर दो, और जितना फिगर आए उसको आप 100 से डिवाइड कर दो। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास में फिगर आएगा लगभग 36.63 के लगभग। इसका मतलब ये हो गया कि एक कैंडिडेट को, जिस भी कैंडिडेट को, जो भी 10 सीटों के लिए चुनावों में खड़े हो रहे हैं, जिसको भी 37 वोट्स मिल जाएंगे ना, वो ही वहां पर विजेता डिक्लेयर हो जाएगा। होगी बात क्लियर? अब ये 37 की कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखो। 403 जनों को 403 बैलेट पेपर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये कागज के टुकड़े दिए जाएंगे जिनमें जो भी कैंडिडेट्स उन 10 सीटों के लिए फाइट कर रहे हैं उनके नाम होंगे। अब 403 इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे देंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। अब हो गया सबका काम, सबने अपनी अपनी लिस्टिंग कर दी। अब उस बैलेट पेपर को ले जाकर के बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाएगा और फिर वहां पर काउंटिंग स्टार्ट होगी। काउंटिंग में क्या देखा जाएगा कि नंबर 1 प्रायोरिटी पे मतलब जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनमें नंबर 1 प्रायोरिटी वाले कौन कौन है उनको देखा जाएगा। पता पड़ा कि नंबर 1 प्रायोरिटी वाले जितने भी कैंडिडेट्स थे उनमें से लगभग 5 जनों को ओवरऑल काउंटिंग जब की गई तो पता पड़ा कि 37 से ज्यादा लोगों ने या 37 लोगों ने उनको प्रायोरिटी पे रख दिया कि हाँ जी हमारी तरफ से तो फर्स्ट प्रायोरिटी ए बंदा है। कौन बंदा है? ए बंदा। तो बंदा ए इलेक्ट हो गया, ठीक है। बी वाले को भी इतने ही मिल गए 37 वोट, सी वाले को भी 37 मिल गए, डी वाले को भी 37 मिल गए और ई वाले को भी 37 मिल गए। इस तरीके से 5 कैंडिडेट तो इलेक्ट हो गए फर्स्ट राउंड में। अब क्या होता है कि बचे हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास कितने वोट्स आए वो देखा जाएगा। अब मान लो किसी एक कैंडिडेट के पास में वोट आए हैं 5, किसी फर्स्ट राउंड वाली बात करें जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, 403 में से 5 जनों ने एफ को 5 वोट दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जी को है उन 10 जनों ने वोट दिए हैं। इस तरीके से आप काउंटिंग करते चले जाओगे। अब जिसके पास में सबसे कम वोट है ना उसको तो करो एलिमिनेट, हटा दो उसको। हटा दो मतलब उसका नाम हट गया कैंडिडेट का। बट जिन लोगों ने भी एफ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ था उन लोगों की सेकंड प्रायोरिटी चेक की जाएगी। अब जैसे ही सेकंड प्रायोरिटी चेक की जाएगी तो जो लोग अब बच रहे हैं, इन 5 का तो इलेक्शन हो गया, इनके अलावा जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनमें देखा जाएगा कि किसके पास में सेकंड राउंड की काउंटिंग के टाइम पे 37 से ज्यादा वोट्स हो गए। इस तरीके से आप आगे से आगे काउंटिंग करते चले जाओगे। नीचे वाले को आप हटा दोगे, जिसके पास सबसे कम वोट आए हैं उसको हटा दो और ऊपर ऐड करते जाओ, क्योंकि फिर जैसे ही एलिमिनेट होगा नीचे वाला जिसके पास सबसे कम वोट आए वो ऑटोमेटिकली उसके बाद में जो प्रायोरिटी जो लोग है वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगी वोटर की, और वो ऑटोमेटिकली ऐड होती चली जाएगी ऊपर वालों के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक ही वोट है बट प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। बट पता पड़ा कि मैं एक एमएलए हूं, मैंने वोट दिया और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी के कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले थे फर्स्ट राउंड में, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वाला कैंडिडेट हट गया ना। अब मेरी दूसरी प्रायोरिटी वाली कैंडिडेट की काउंटिंग चली जाएगी, मेरा वोट दूसरे वाले के लिए चले जाएगा। अब दूसरी प्रायोरिटी जो है मेरी वो अगर ऑलरेडी इलेक्टेड है तो फिर उसके बाद में अलग बात हो जाएगी। बट अगर दूसरे राउंड पे ऐसा बंदा है जिसका इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है और सीटें भी अभी 5 बाकी है, तो मेरा वोट उस बंदे को चला जाएगा जिसके पास में अभी चांसेस हैं जीतने के। अब ऐसे करते करते जिन जिन कैंडिडेट्स के पास में 37 से ज्यादा वोट्स होते चले जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और जैसे ही टोटल 10 मेंबर्स ऐसे हो जाएंगे जिनके पास में 37 वोट्स आ गए वो इलेक्टेड हो जाएंगे 10 मेंबर्स, ठीक है। अब इसमें वोटिंग में क्या होता है, ओपन बैलेट का सिस्टम होता है। आप बैलेट पे वॉयलेट स्केच पेपर पेन यूज किया करते हो, जिसमें आप जो भी आपका पार्टी कैंडिडेट होता है उसको दिखा करके फिर वोटिंग करते हो कि हाँ जी देखो हम वोट डालने जा रहे हैं, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है।
ठीक है। अब इसको बोलते हैं ओपन बैलेट पेपर। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, इस वॉयलेट स्केच पेन की तरह जगह दूसरा कुछ और यूज कर लेते हैं, और दूसरा कुछ और यूज करेंगे तो सीधी बात है वो फिर वोट है ना, वो एक तरीके से नल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। ऐसा हो चुका है पहले भी। आप देखोगे कि हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, हरियाणा में इलेक्शन थे राज्यसभा के, और उस टाइम पर वोटर्स ने, जो एमएलएस थे ना, उन्होंने वॉयलेट स्केच पेन यूज नहीं किया और कुछ और ही यूज कर लिया। नतीजतन उनके वोट कैंसिल हो गए, और हरियाणा में जो कैंडिडेट कांग्रेस के थे उनकी फिर मतलब एक तरीके से वो हार ही गए थे चुनाव। तो यहाँ पर ये एकदम टिपिकली कहीं ना कहीं वॉयलेट स्केच पेन को यूज करने की जरूरत होती है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। एक ही वोट है, वो आगे से आगे ट्रांसफर होता चला जाता है, जिसके आधार पर फिर इलेक्शन फाइनल हो जाता है। इसीलिए बोल दिया गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो काम किया करता है राज्यसभा के इलेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्योंकि एक ही वोट ट्रांसफर होता चला जाता है और फाइनली जितनी सीटें हैं उतना इलेक्शन कर दिया जाता है, फिर उसी टाइम पे इलेक्शन खत्म। जैसे यूपी का हमने डिस्कशन किया, 10 सीटों को फिल करने के लिए 10 कैंडिडेट फाइनल हुए, काम खत्म। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है ये अपने आप में नो डाउट डिफिकल्ट है, बट यस इससे कहीं ना कहीं एक कहता है ना कि प्रेजेंटेशन जो है प्रोपोर्शनल मैनर में हो पाता है कि कितने आपको वोट मिले हैं, और एक्चुअल में एक कोटा फिक्स किया हुआ है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली जो लोकसभा में जो वोट डलते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हाँ जी जो सबसे ज्यादा वोट ले गया वही जीत गया। यहां पर वो चीज नहीं है, यहां पर ये है कि आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, एक एडिक्वेट अमाउंट में वोट आपको मिल रहे हैं तो आप जीत जाओगे। जो डिफाइन करने का प्रोसेस हमने देख ही लिया पूरे वीडियो में, कोई कोटा कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।